एक आपराधिक साइबर गिरोह ने हाल के वर्षों में 100 से अधिक मौद्रिक प्रतिष्ठानों से $1 बिलियन तक ले लिया है। इस गिरोह का नाम कार्बनक या कार्बनक रखा गया है। रिपोर्ट के रचनाकारों ने इसे आधुनिक युग की महान बैंक डकैती कहा। उनका निश्चित उद्देश्य यथोचित रूप से अपेक्षित नकदी लेना है, और वे इसे हासिल करने के लिए काफी हद तक चले गए। 2014 रूस। आधी रात के आसपास कास्परस्की लैब्स के प्रतिनिधियों में से एक को किसी भी बिंदु पर बातचीत करने वाले सबसे चिंतित व्यक्ति के बयान से बुलाया गया था। वह संभवतः सबसे बड़े रूसी बैंक का एक बैंक प्रतिनिधि था, और वह इस हद तक अविश्वासी था कि वह जो हो रहा था उसे उजागर करना भी पसंद नहीं करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि उनके फोन को ट्रैक किया जा सकता है, और उनके ईमेल खो गए हैं, और जल्द से जल्द अवसर पर एक व्यक्तिगत सभा की मांग की है। यह काम करता है कि बैंक का डोमेन नियंत्रक चीन में अस्पष्ट सर्वरों को नाजुक जानकारी भेज रहा था। डोमेन नियंत्रक किसी भी व्यवसाय में मुख्य सर्वर है, और बंद मौके पर जो आप डोमेन नियंत्रक को प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास उस संगठन में अन्य सभी चीजों पर कमांड है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कोई भी इस सर्वर पर अपना हाथ रखता है, वह यह सब कर सकता है कि असंगत ग्राहक जानकारी पर एक गैंडर लेने से लेकर रिकॉर्ड से संपत्ति को जोड़ने और समाप्त करने और किसी भी घटना में त्वरित वित्तीय ढांचे के माध्यम से बड़ी संख्या में डॉलर भेजना। इसलिए इस मौके पर कि यह सर्वर उन चीजों को कर रहा है जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, बैंक के पास असाधारण रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है। शुरुआत से वे इस तरह से भड़क गए थे कि किसी ने अरबों डॉलर के बैंक के डोमेन नियंत्रक को हैक कर लिया था। कास्परस्की प्रतिनिधियों को काम करने की जरूरत थी। उन्होंने आंतरिक वित्तीय संगठन से जुड़े प्रत्येक संगठन फोन और पीसी की जांच की। शुरुआत से उन्होंने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। फिर भी पीसी के एक हिस्से में स्क्रीन शेयरिंग प्रोग्रामिंग वीएनसी उन पर स्थापित थी, और इसके बारे में बैंक से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि किसी भी बिंदु पर किसी ने इसे स्थापित नहीं किया है। उस समय कास्परस्की विशेषज्ञों में से एक ने महसूस किया कि किसी को अज्ञात कारणों से बैंक प्रतिनिधियों पर नजर रखनी चाहिए। अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उन्होंने पीसी में से एक पर एक स्पष्ट शब्द रिकॉर्ड खोला और हाय। वह तब उस बिंदु पर अंतहीन रूप से तब तक आयोजित किया गया जब तक कि पीसी कहीं से भी अकेले टाइप करना शुरू नहीं कर देता। हाय, आप हमें जवाब नहीं मिलेगा। विशेषज्ञ वर्तमान में गुप्त प्रोग्रामर प्राप्त करने पर कभी नहीं जा रहे थे और यह पता लगाने का प्रयास करने के लिए आगे बढ़े कि दुनिया में उन्हें कैसे पता चला कि डोमेन नियंत्रक के रूप में महत्वपूर्ण चीज से कैसे निपटना है। उन्होंने पाया कि एक बैंक प्रतिनिधि ने किसी ऐसे व्यक्ति से एक ईमेल प्राप्त किया था जो एक वास्तविक ग्राहक होने का दावा कर रहा था। आमतौर पर यह ईमेल पूरी तरह से नकली था। चीजों को बढ़ाने के लिए इस ईमेल में इससे जुड़ी एक खतरनाक शब्द रिपोर्ट थी। प्रोग्रामर ने अपने मैलवेयर के साथ रिकॉर्ड को दूषित कर दिया था, और जब बैंक के प्रतिनिधि ने इस रिपोर्ट को खोला तो मैलवेयर ने खुद को शुरू किया और पीसी पर वीएनसी बैकडोर मार्क स्थापित किया। यह एक फिशिंग हमले, या अधिक विशेष रूप से एक लांस फिशिंग हमले के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के हमलों में प्रोग्रामर वास्तविक व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिरूपित करने वाले ईमेल बनाकर बोधगम्य के रूप में भरोसेमंद दिखने का प्रयास करते हैं। इन ईमेलों में उनसे जुड़ा एक दूषित रिकॉर्ड होता है, जो किसी वर्ड या पावरपॉइंट रिपोर्ट या कभी-कभी यहाँ तक कि चित्रों या वीडियो दस्तावेजों से भी कुछ भी हो सकता है। जब वे प्रभावी रूप से एक पीसी को दूषित करते हैं, तो प्रोग्रामर अब मशीन को दूरस्थ रूप से देख और नियंत्रित कर सकते हैं। उस समय हमलावरों ने इस दूषित पीसी का उपयोग संगठन से जुड़ी अन्य मशीनों को दागने और कार्यकारी के पीसी की तलाश करने के लिए किया। यहीं से हमले की निम्नलिखित अवधि शुरू होती है। वे व्यवस्थापक पीसी को वापस डायल करेंगे जो भी संख्या फाउंडेशन प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसा कि परिस्थितियों में उम्मीद की जा सकती है।
यह विश्वास करते हुए कि बैंक प्रतिनिधियों में से एक पीसी को ठीक करने के लिए समर्थन तक पहुंच जाएगा। एक बार आईटी समर्थन दिखाई देने के बाद यह ठीक सटीक बात हुई है। उन्होंने व्यवस्थापक पासवर्ड दर्ज किए और पीसी पर मुद्दों को ठीक करने का प्रयास किया। हो सकता है कि उनके लिए अनजान हो, उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया। सभी चीजें समान होने के कारण उन्होंने हाल ही में पूरे बैंक की सुरक्षा से समझौता किया था। एक कुंजी लकड़हारा के कारण एक प्रोग्राम जो कंसोल पर किए गए प्रत्येक की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है, प्रोग्रामर को व्यवस्थापक पासवर्ड मिलते हैं और हम वर्तमान में व्यवस्थापक खाते और बैंक के बचे हुए संगठन में साइन इन करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्रामर वर्तमान में बिना किसी सवाल के संपर्क में हैं, सब कुछ, और यह वह जगह है जहां चरण 3 शुरू हुआ। वे लंबे समय तक प्रतिनिधियों पर नजर रखेंगे जब तक कि उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कैसे काम किया और उन्होंने किन सम्मेलनों का पालन किया। वे छाया प्रतिनिधि थे, चुपचाप देख रहे थे और वह सब रिकॉर्ड कर रहे थे जो बैंक कर रहा था। जब उन्हें बैंक प्रतिनिधियों के हर एक सम्मेलन के बारे में कुछ जागरूकता थी, तो चोरी शुरू हो गई। कुछ महत्व की बात के रूप में, वे उच्च स्थिति वाले वित्तीय प्रतिनिधियों की नकल करेंगे और स्विफ्ट के रूप में जाने जाने वाले विश्वव्यापी वित्तीय ढांचे के माध्यम से अपने रिकॉर्ड में नकदी के राक्षसी उपायों को शारीरिक रूप से भेजेंगे। इसके अलावा, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में नकदी भेजने के लिए बैंक के इलेक्ट्रॉनिक किस्त ढांचे का उपयोग किया, जिसने निश्चित रूप से चीन और अमेरिका में अधिकांश भाग के लिए पाए गए विभिन्न रिकॉर्डों को नकदी भेजी। इन अभिलेखों को तब भागीदारों द्वारा छुट्टी दे दी गई थी, सभा का अपराध, जिन्हें नकद खच्चरों के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित संदेश इस तथ्य के प्रकाश में हॉलीवुड मोशन पिक्चर्स के सामान के समान था कि प्रोग्रामर बैंक के पूरे आंतरिक संगठन से संपर्क करते थे। उनके पास एटीएम को दूरस्थ रूप से नियंत्रित करने और उन्हें जरूरत के अनुसार नकदी निकालने का विकल्प था। ये एटीएम दूरस्थ स्थानों में अधिकांश भाग के लिए थे और नकदी खच्चरों द्वारा एकत्र की गई थी। इन तकनीकों में से 3 में से हर एक वास्तव में आश्चर्यजनक थी, हालांकि यह अंतिम पद्धति थी जो सबसे आकर्षक थी। वे उन खातों को लेते थे जिनमें सीमित मात्रा में नकदी थी, उन्हें उड़ा देते थे और बाद में भेद को जेब में रखते थे। भले ही यह वह जगह है जहां उन्होंने दिलचस्प तरीके से पंगा लिया। उन्होंने अनजाने में एक पुराने रूसी व्यक्ति के रिकॉर्ड का विस्तार किया, जिसके रिकॉर्ड में सिर्फ 34 रूबल थे। इस बिंदु पर जब वह बिस्तर पर गया, तो अगली सुबह उसके पास एक समान रिकॉर्ड में 1 लाख रूबल का उत्तर था। सौभाग्य से प्रोग्रामर के लिए, बैंकों ने सोचा कि उन्होंने एक त्रुटि की है और कोई परीक्षा शुरू नहीं हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि विशेषज्ञों को ठीक से पता था कि जिस तरह से प्रोग्रामर ने बैंक को दूषित किया है, वे किसी भी प्रकार का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें $900 अमेरिकी तक ले जाएगा, और मामला लंबे समय तक स्थगित होने की आवश्यकता थी। इस तथ्य के आधे महीने बाद, कैस्परस्की लैब्स के सीईओ यूजीन कैस्परस्की ने सिंगापुर में एक नेटवर्क सुरक्षा सभा में भाग लिया। वहां उन्हें कार्बोनिक प्रोग्रामर में अपनी भागीदारी पर चर्चा करने की आवश्यकता थी, और चौंकाने वाला, यह काम किया कि यह एक डिस्कनेक्ट मामला नहीं था। यूरोपोल, यूरोपीय संघ के पुलिसिंग ने इसी तरह यूरोपीय बैंकों पर इन हमलों के एक जोड़े को सूचीबद्ध किया था। उस समय उन बैंकों के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था जो कार्बोनिक विभिन्न साइबर सुरक्षा प्रशिक्षित पेशेवरों और अन्य खुफिया संगठनों के कुछ विशेषज्ञों के माध्यम से मारा गया था। उस समय सभा ने संयुक्त साइबर अपराध गतिविधि कार्यबल को आकार दिया, अन्यथा जे कहा जाता है। बिल्ली और गुप्त कार्बोनिक सभा के शिकार में संपत्ति खाली करना शुरू कर दिया। शुरुआत से उन्होंने कास्परस्की लैब्स के प्रतिनिधियों में से एक में प्रोग्रामर के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने कार्बोनिक कोड में एक माइनस्क्यूल स्लिपअप को ट्रैक किया। इस गलत कदम ने विशेषज्ञों को कार्बोनिक ऑर्डर और कंट्रोल सर्वर को एक याचना भेजने का अधिकार दिया। मौलिक शब्दों में,
इस मौके पर कि उन्होंने इस सर्वर पर एक निश्चित संदेश भेजा है, उन्हें एक अचूक प्रतिक्रिया मिलेगी। फिर भी एक मुद्दा था। उन्हें इस याचना को कार्बोनिक ऑर्डर और कंट्रोल सर्वर पर भेजने की जरूरत थी, न कि किसी अन्य सर्वर पर, बल्कि किसी को भी इस कार्बोनिक सर्वर के भौतिक या कंप्यूटरीकृत पते का पता नहीं था। यह निहित है कि कास्परस्की समूह को पूरे वेब की जांच करने और वेब से जुड़े प्रत्येक सर्वर को यह आग्रह भेजने की आवश्यकता थी, यह विश्वास करते हुए कि सर्वर में से एक अंततः उस संदेश के साथ उनका जवाब देगा जिसे वे खोज रहे थे। 2 दिनों के बाद उन्हें सटीक चीज मिली जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। कार्बोनिक ऑर्डर और कंट्रोल सर्वर ने उनके आग्रह को संबोधित किया और बाद में विशेषज्ञों के पास यह देखने का विकल्प था कि सर्वर यूरोप में सबसे अच्छी आईटी नींव और ग्रह पर दूसरा सबसे अच्छा संबद्ध देश नीदरलैंड के साथ देश में स्थित था। डच पुलिस ने तुरंत पता लगाया कि सर्वर पर अपने हाथों को कैसे प्राप्त किया जाए और अनुसंधान के लिए विशेषज्ञों का स्वागत किया। इस आदेश और नियंत्रण सर्वर की जांच ने उस बिंदु पर कार्बोनिक हमलों की भयावह वास्तविक सीमा को उजागर किया। वे केवल यूरोप और रूस में बैंकों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे, लेकिन चीन से लेकर बांग्लादेश, भारत और अन्य एशियाई देशों से लेकर अफ्रीका और, आश्चर्यजनक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका तक, ग्रह पर हर देश में। अमेरिका साइबर हमले के अधीन है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने सावधानी बरती है कि एक उचित रूसी आधारित है, ने अमेरिकी सार्वजनिक सुरक्षा फाउंडेशन में गहरा घुसपैठ की है। विस्तार दूर दूर तक है, और इस शाम को चिंताएं विकसित हो रही हैं कि बिना किसी को देखे आगे क्या हो सकता है, कि कार्बोनिक समूह कई मौद्रिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश कर रहा था और 700,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक ले रहा था। इस घटना के बाद परीक्षा काफी गंभीर हो गई क्योंकि जे-कैट टीम ने अन्य खुफिया एजेंसियों की मदद करना शुरू कर दिया जो अतिरिक्त रूप से समान कानून तोड़ने वालों की तलाश कर रहे थे। इनमें FBI, CIA, रोमानियाई, रूसी और मोल्दोवन खुफिया एजेंसियों और कुछ और जैसे संघ शामिल थे। जैसा कि विशेषज्ञों ने कार्बोनिक समूह के करीब आकर्षित किया, वे कहीं से भी गायब नहीं हुए। प्रोग्रामर कुछ महीनों के लिए शांत हो गए, बस अपने हैकिंग व्यवसायों की सबसे बड़ी पर्ची को वापस करने और प्रतिबद्ध करने के लिए। ताइवान में 2016 साइबर क्राइम बंच उसी पुरानी चीज पर लौट आया था, हालांकि नकद खच्चरों का अप्रकाशित होना और कार्बोनिक समूह के लिए एक राक्षसी मुद्दा पैदा करेगा। जब वे कुछ हैक किए गए ATM से नकदी की वसूली कर रहे थे, तभी पड़ोस का एक अनजान व्यक्ति बैंक की ओर गया और इसी तरह कुछ नकदी भी ले गया। जैसे जैसे रहने वाला करीब आता गया, नकद खच्चर इतने आशंकित हो गए कि वे उतनी ही तेजी से निकल गए जितनी वास्तव में उम्मीद की जा सकती थी और ATM में 60,000 NT डॉलर के ढेर को याद करने में विफल रहे। पुरुषों के व्यवहार के अजीबोगरीब तरीके से हैरान, इस तरह से शामिल हो गए कि उन्होंने नकदी का एक सम्मानजनक उपाय छोड़ दिया। निवासी ने पुलिस को सावधानी बरतने के लिए चुना। उस समय ताइवान की पुलिस ने ATM की CCTV फिल्म देखी और तुरंत समझ गई कि कुछ बंद है। उन्होंने असाधारण रूप से तेजी से काम किया और इससे पहले कि कानून तोड़ने वाले इसे जानते, घटना सूचना के चारों ओर थी। प्रिंसिपल बैंक ने घोषणा की कि 700,000 से अधिक NT डॉलर गलत तरीके से हटा दिए गए थे। 34 ATM और 20 में ताइपे और ताइजोंग दोनों में निकासी की गई थी। स्थिति को बढ़ाने के लिए पुलिस के पास 500 से अधिक अधिकारी थे जो सभी CCTV फिल्म से गुजर रहे थे और वे लंबे समय में 2 पुरुषों का स्थान ढूंढ पाए। उस समय ताइवान की पुलिस की क्षमता और असाधारण रूप से तेज गतिविधियों ने 22 संदिग्धों के विशिष्ट प्रमाण को प्रेरित किया, जिनमें से अधिकांश रूसी थे और बाकी पूर्वी यूरोप से थे। कार्बोनिक सभा वर्तमान में कुछ गर्म पानी में थी और आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि 22 संदिग्धों में से 19 ताइवान में गायब हो गए थे,
3 अभी भी एक देश में अकेले थे जो उन्हें शिकार कर रहे थे और बड़ी संख्या में डॉलर के साथ असली पैसे में। बचे हुए संदिग्धों में से एक लात्वियाई व्यक्ति था जिसे एंड्रियास पेरेगोडोव्स के नाम से जाना जाता था। वह गतिविधि का प्रमुख था और सार्वजनिक टीवी पर अपना चेहरा देखने के बाद उसने तुरंत नकदी के साथ अपने बांध को काटने का विकल्प चुना। वह ताइपे में डोंगू पार्क के करीब एक प्रारंभिक क्षेत्र में गई, नकदी के साथ 2 पैक छुपाए और येलन क्षेत्र की यात्रा करना जारी रखा। गिरोह के अन्य 2 शेष व्यक्ति अभी भी ताइपे में थे और ताइपे ट्रेन स्टेशन पर सामान भंडारण लॉकर्स में ली गई नकदी के अपने टुकड़े को स्टोर करने के लिए चुना। इस तथ्य के कुछ घंटों बाद 2 लोग पूर्वी यूरोप से आए, सामान मिला और शांति से अपने आवास पर लौट आए। वे क्या सुनिश्चित कर सकते हैं कि कई पुलिस अधिकारी उन्हें ताइवान के सीसीटीवी कैमरा संगठन के माध्यम से देख रहे थे। जब वे आवास में आए और अपना सामान अपने कमरे में छोड़ दिया, तो वे सराय के भोजनालय में जल्दी दोपहर का भोजन करने गए। यह वह जगह है जहां लंबे समय तक पुलिस ने एक चाल चली और 2 लोगों को पकड़ लिया। एक त्रुटिहीन संगठित गतिविधि में पुलिस ने उसी समय के आसपास एंड्रियास पेरेगोडोव को पकड़ लिया। ताइवान की पुलिस ने वह किया था जो कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता था, और आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि पकड़े गए पुरुष अपराध में सिर्फ भागीदार थे, जिनके पास कार्बोनिक गैदरिंग के प्रमुखों के साथ शून्य परिचितता थी। ताइवान के विशेषज्ञों ने यह पता लगाया कि कार्बोनिक मामले में प्रमुख कब्जा कैसे किया जाए। यहीं से सभा के प्रमुखों के लिए तलाशी शुरू होती है। स्पेन 2018। स्पेनिश विशेषज्ञ एक आपराधिक संघ पर शोध कर रहे थे जो दुनिया भर में पुलिसिंग इंटरपोल की सहायता से स्पेन में नकदी की लूट कर रहा था। स्पेनिश पुलिस के पास यह पता लगाने का विकल्प था कि कौन नकदी को धोया जा रहा था और उनके ग्राहक कौन थे। सरासर आकस्मिक घटना के माध्यम से उन्होंने पाया कि करचोरी कानून तोड़ने वालों में से एक यूक्रेनी पीसी विशेषज्ञ था जिसे डेनिस के नाम से जाना जाता था। इस आदमी पर पूरी तरह से शोध करने के बाद यह उजागर हुआ कि उसके रूसी और मोल्दोवन माफिया से संबंध थे और उसने उनके लिए कुछ साइबर हमलों की सुविधा प्रदान की थी। वे 2013 के आसपास शुरुआत में भाग ले रहे थे, जबकि माफिया ने डेनिस के नकद खच्चरों के साथ वह इन पूर्वी यूरोपीय आपराधिक संघों को अपने प्रत्येक लाभ का एक शक्तिशाली 40% का भुगतान करेगा। इसके अलावा सभा के 3 अलग अलग व्यक्तियों को 2018 में सभी पदार्थों के बंदरगाह शहर में लंबे समय तक कब्जा कर लिया गया था और उनकी संपत्ति पर हमला करने के बाद पुलिस ने अलंकरण, 2 BMW और लगभग 15,000 बिटकॉइन के साथ बक्से पाए, जो उस समय लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लायक थे। 1 लाख अमेरिकी डॉलर के शेष शायद ही कभी पाया गया था, और तथ्य यह है कि डेनिस कश्मीर के बावजूद, जहां तक कोई भी सभा के प्रमुख को जानता है, कास्परस्की लैब स्वीकार करता है कि इसके साथ बहुत अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। एक तरह से या दूसरे, सभा आज भी गतिशील है, फिर भी लाखों लगातार ले रही है। FIN7, जोकर के स्टैश, कोबाल्ट स्पाइडर और कुछ और जैसे विभिन्न नामों के तहत काम कर रही है। इस वीडियो में आपने जिस मौके पर भाग लिया है, कृपया एक लाइक छोड़ें और खरीदें। इसके अतिरिक्त हमें कार्बोनिक सभा पर अपनी राय दें।